साधु बाबा अपने जादू से एक किसान का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वे अपने हाथों से खेत में जादुई खाद का छिड़काव करने लगते हैं। इसमें तो 500 के नोट लटक रहे हैं। जीजा जी ने तो कमाल कर दिया। देखा सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जमीन के नीचे नोट और सिक्के बोने से पैसों का पेड़ सचमुच उगता है। देवगढ़ गांव के एक छोटे से मकान में एक बड़ा परिवार रहता था। बूढ़े माता पिता और उनके 3 बेटे। 2 बड़े बेटों की शादियां हो चुकी थीं और घर में 2 बहुएं भी आ चुकी थीं। घर की सारी चिंता सिर्फ सबसे छोटे बेटे चंदन को लेकर थी। चंदन दिल का बहुत साफ लेकिन दिमाग से थोड़ा कमजोर था और इसी वजह से हर रोज उस घर में कोई ना कोई नया तमाशा खड़ा होता था। एक दोपहर कड़कती धूप में चंदन का बड़ा भाई खेत में अकेला ही सारा काम कर रहा था। तभी चंदन हाथ में कपड़े की पोटली लिए सुस्त कदमों से खेत की मेड़ पर पहुंचता है। भैया, ओ भैया, जरा रुको। भाभी ने तुम्हारे लिए दोपहर का खाना भेजा है। जल्दी आकर खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगी। अरे चंदन, दिन के 2 बज गए, तू अब खाना लेके आ रहा है? खैर छोड़, मैं थोड़ा तालाब में नहा कर आता हूँ। तब तक तू एक काम कर, इस बैल के साथ खेत में हल चलाता रहे। आज शाम तक पूरा खेत तैयार हो जाना चाहिए। अरे भैया, मुझे ये हल वल चलाना नहीं आता। मुझसे ये भारी काम नहीं होगा। मैं तो बस यहाँ सोने के मूड में था। चुपचाप हल पकड़। मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते मोटा हो रहा है। थोड़ा हाथ पैर चलाएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं बस अभी आया, ध्यान रखना। ऐसा कहकर उसका बड़ा भाई खेत छोड़कर तालाब की ओर चला गया। चंदन ने जैसे ही 2 कदम हल चलाया, उसकी सांस फूलने लगी। बैलों की धीमी चाल देखकर उसके दिमाग में एक खुराफाती विचार आया। ये बैल कितने धीरे चल रहे हैं। ऐसे तो शाम हो जाएगी और मेरी दोपहर की नींद खराब हो जाएगी। इन्हें जरा तेजी से भगाना पड़ेगा। चंदन ने पास पड़ी एक मोटी लाठी उठाई और बिना सोचे समझे बैलों पर जोर जोर से बरसाना शुरू कर दिया। डरे हुए बैल रस्सी छुड़ाकर खेत से भाग निकले। अरे अरे रुको, भागो मत। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? ये बैल तो भाग गए। थोड़ी देर बाद जब बड़ा भाई वापस खेत पर आया तो वहां ना बैल थे और ना ही हल सीधा खड़ा था। चंदन कोने में बैठकर आराम कर रहा था। ये क्या किया तूने? हमारे बैल कहाँ गए? और तू इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है नालायक? भैया, वो बैल बहुत नखरे कर रहे थे। मैंने काम जल्दी निपटाने के लिए उन्हें थोड़ा लाठी से क्या मारा, वो तो खेत छोड़कर ही भाग गए। अरे ओ महामूर्ख, ओ अकल के अंधे, बैलों को कोई इस तरह लाठी से मारता है क्या? उन्हीं से हमारा घर चलता था। तूने हमारा सारा काम चौपट कर दिया। तू इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ है। चंदन का बड़ा भाई उसे बहुत डांटता रहा, लेकिन चंदन ने चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन रहा था। शाम को घर पर पंचायत बैठी। पिता, माँ और दोनों बड़े भाई चंदन की इस नई करतूत से पूरी तरह तंग आ चुके थे। इस लड़के का दिमाग तो वैसे ही आधा है, ऊपर से ये कामचोर भी है। ना इसे घर का काम आता है ना खेत का। हमारे बाद इसका पेट कैसे भरेगा? पिताजी, अब बहुत हो गया। इसे काम सिखाना पत्थर पर सिर मारने जैसा है। पास के गांव की अमीर जमींदार सरला देवी अपनी बेटी के लिए घर दामाद ढूंढ रही हैं। इसे वहीं भेज दीजिए। कम से कम वहां घर दामाद बनकर रहेगा और हमारे घर का बोझ भी कम हो जाएगा। भैया, ये घर जमाई क्या होता है? क्या वहां मुझे खेत में हल नहीं चलाना पड़ेगा? क्या मुझे सिर्फ आराम करने को मिलेगा?
हाँ मेरे भाई चंदन, वहां तुझे बस पैरों पर पैर रखकर आराम से बैठना है। वहां इतने सारे नौकर हैं कि तुझे एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। इस तरह दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जान छुड़ाने के लिए चंदन की शादी सरला देवी की बेटी से पक्की कर दी। चंदन खुश था कि उसे अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि ससुराल में उसका सामना एक बेहद कड़क सासू माँ से होने वाला है। यहाँ हो दामाद जी, घर जमाई बनकर आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाट पर पड़े रहोगे। ये लो कुल्हाड़ी, जंगल जाओ। घर में खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अच्छी भारी लकड़ियां काट कर लेकर आना, समझ गए? जी सासू माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अभी जाकर जंगल से लकड़ियां लाऊंगा कि आप देखती रह जाएंगी। चंदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा, लेकिन आलस के कारण उसने सूखी लकड़ियां ढूंढने की मेहनत नहीं की। उसकी नजर पास के एक हरे भरे पेड़ की कच्ची टहनियों पर पड़ी, जिन्हें काटना आसान था। उसने वही टहनियां काटी। बस लकड़ियां तो कट गईं। अब इन्हें घर ले जाता हूं। सासू माँ मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अरे बाप रे, ये क्या लेकर आए हो दामाद जी? मैंने तुमसे सूखी लकड़ियां लाने को कहा था और तुम ये पूरे पेड़ की कच्ची और गीली लकड़ियां काटी आए। क्या दिमाग घुटने में है तुम्हारा? हाँ माँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। इन गीली और कच्ची लकड़ियों को अगर चूल्हे में डालेंगे तो आग तो जलेगी नहीं। हाँ, पूरे घर में धुआं जरूर भर जाएगा और सब खांस खांस कर मर जाएंगे। क्यों सासू माँ, आपने ही तो कहा था कि अच्छी लकड़ियां लेकर आना। मुझे सूखी लकड़ियां कहीं मिली ही नहीं, इसलिए मैं ये कच्ची लकड़ियां ले आया। अरे क्या होगा इसका? चूल्हा जलाने के लिए सूखी लकड़ी लाते हैं, कच्ची लकड़ी नहीं। विनोद, कल से तू इस बुद्धू को घर पर मत छोड़ना। कल सुबह से इसे अपने साथ खेत पर लेकर जा और वहां जमीन के नीचे बीज कैसे बोते हैं ये काम सिखा। दूसरे दिन चंदन अपने साले विनोद के साथ खेत पर पहुंच गया। विनोद उसे हल चलाना और बीज बोने का तरीका सिखाने की कोशिश करने लगा। तो जीजा जी, अब तुम समझ गए ना कि जमीन के नीचे बीज कैसे बोते हैं। इसके बारे में दोबारा पूछा तो बता पाओगे ना? हाँ हाँ साले साहब, मैं सब समझ गया। ये तो बहुत ही आसान काम है। मैं कोई इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सब सीख रहा हूँ। अच्छा बताओ मुझे, कौन सी फसल के लिए कौन सा बीज लगाना पड़ता है? हाँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। टमाटर उगाने के लिए टमाटर का बीज लगाना होता है, मिर्ची के लिए मिर्ची का बीज लगाना होता है और सेब के लिए सेब का बीज। अच्छा, टमाटर, मिर्च और सेब का तो सब जानते हैं, पर जीजा जी तुम तो बहुत होशियार बनते हो। ये बताओ कि इस खेत में पैसे का पेड़ कैसे उगाएंगे? क्या कोई ऐसा बीज है जिससे नोट और सिक्के उगने लगें? अरे साले साहब, ये तो बहुत ही आसान बात है। असली रुपए का सिक्का और असली नोट गाड़ देंगे और रोज पानी देंगे तो वहां से पैसों का ही पेड़ उग जाएगा। मैं कल ही ये कमाल करके दिखाऊंगा। अच्छा, सिक्के और नोट गाड़ने से पेड़ उगता है। ठीक है जीजा जी, तो फिर कल से खेत में पैसे ही बो देना। मैं भी तो देखूं कि आपके बोए पैसों से कैसी फसल उगती है। विनोद ने तो मजाक में सवाल पूछा था, पर चंदन ने अपने भोले दिमाग से खुद ही ये अनोखा आइडिया निकाल लिया। दूसरी दिन चंदन घर की तिजोरी से सासू माँ के रखे हुए कुछ नोट चुपके से लेकर खेत में पहुंच गया। वो खेत की मिट्टी खोदकर उन पैसों में डालने लगा। कई दिन बीत गए। चंदन रोज सुबह चुपके से खेत जाता और पैसों वाली जगह पर पानी देता।
सासू माँ को अपनी तिजोरी से पैसे गायब होने का पता चल गया। अरे अरे अरे, मेरा सारा पैसा कहाँ गया? यही तो रखा था। अब इसे किसने चुरा लिया? मुझे पूरा यकीन है ये काम जरूर चंदन ने ही किया होगा। चंदन दीवार के उस पार खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? सासू माँ को तो मुझ पर शक होने लगा है। जल्दी खेत की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ कि पैसों का पेड़ उगा है या नहीं। चंदन तुरंत खेत की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही वो चारों ओर ध्यान से देखने लगा। अरे रे रे, ये पैसों का पेड़ अभी तक क्यों नहीं उगा? इतने दिन हो गए, अब तक तो उग जाना चाहिए था। उसी समय चंदन की सासू माँ खेत में पहुंच जाती हैं। अरे दामाद जी, हमारे घर की तिजोरी के पैसे तुमने लिए हैं क्या? तिजोरी में एक भी पैसा नहीं बचा है। मैंने घर के हर सदस्य से पूछ लिया, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। कहीं तुमने ही उन्हें निकालकर छिपा तो नहीं दिया? अरे हाँ सासू माँ, आपके पैसे मैंने छुपाए नहीं हैं, बल्कि उन्हें यहाँ मिट्टी में बो दिया है। लेकिन पैसों का पेड़ अब तक उगा नहीं है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही उग जाएगा माँ। क्या तूने मेरे पैसे इस कीचड़ में गाड़ दिए? अरे ओ परम मूर्ख, जमीन में कभी पैसे उगते हैं क्या? कान खोलकर सुन ले, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे पैसे वापस नहीं मिले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। चाहे कहीं से लाकर दे या अपने घर से इंतजाम कर। ऐसा बोलकर वहां से चली जाती हैं। अरे मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक ही उपाय है। चलो मिट्टी खोद कर देखता हूं। चंदन ने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने पैसे निकाले पूरी तरह खराब हो चुके थे। हे भगवान, सारे पैसे तो मिट्टी और पानी में खराब हो गए। अब मैं सासू माँ को उनके पैसे कहाँ से दूंगा? चंदन उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उनकी नजर जैसे ही चंदन पर पड़ी, वे उसके पास आ गए। बेटा, इस वीरान खेत में तुम यूं उदास होकर अकेले क्यों बैठे हो? बताओ, तुम पर कैसी विपत्ति आ पड़ी है? बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। चंदन ने साधु जी को अपने साथ जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। चंदन, तू कितना भोला है, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। चिंत होकर घर लौट जा। 3 दिन बाद इस खेत में वापस आना, फिर यहाँ का चमत्कार अपनी आंखों से खुद देख लेना। साधु बाबा की बात सुनते ही चंदन वहां से चला जाता है। उसके जाते ही साधु बाबा अपने जादू से एक किसान का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वे अपने हाथों से खेत में जादुई खाद का छिड़काव करने लगते हैं। चंदन की सासू माँ उसे हर दिन किसी न किसी बात पर डांटती रही। अरे 3 दिन तो पूरे हो गए। अभी इसी वक्त खेत की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ आखिर वहां कैसा चमत्कार हुआ है। इन 3 दिनों के बाद चंदन फिर से उस खेत की ओर जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर खेत पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे खेत में हरी भरी पैसों की पेड़ लहलहा रही होते हैं। अरे इतना सारा पैसे का पेड़, इसमें तो असली नोट लटक रहे हैं। मैं तो सच में पैसों का किसान बन गया। साधु महाराज अचानक उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हाँ चंदन, ये तुम्हारी मासूमियत का फल है, लेकिन याद रखना, ये एक जादुई और मायावी पेड़ है। तुम अभी घर जाओ और अपनी सासू माँ को यहाँ लेकर आओ, और ये बात हमेशा गुप्त रखना कि ये पेड़ मैंने उगाया है। जी बाबा। चंदन खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा। आ गया चोर दामाद। आज पूरे 3 दिन हो गए, लेकिन ये बुद्धू मेरे पैसों का भी कोई इंतजाम नहीं कर सका। निकालो इसका बोरिया बिस्तर, आज ही इसे इसके भाइयों के घर छोड़कर आएंगे। रुकिए, गुस्सा मत कीजिए। पूरे खेत में पैसों की बारिश हो रही है। आप खुद चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। क्या बात कर रहे हो जीजा जी? मजाक की भी एक हद होती है। क्या सचमुच पैसों का पेड़ उगाया? मैं झूठ नहीं बोल रहा साले साहब।
अगर पेड़ ना उगा हो तो सासू माँ मुझे इसी वक्त घर से निकाल दें। चलिए मेरे साथ। जब सरला देवी और विनोद खेत पर पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे खेत में पैसों की पेड़ लहलहा रहे थे। ये मैं क्या देख रही हूँ? हे भगवान, ये तो सचमुच का पैसों का पेड़ है। इसमें तो 500 के नोट लटक रहे हैं। जीजा जी ने तो कमाल कर दिया। देखा सासू माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जमीन के नीचे नोट और सिक्के बोने से पैसों का पेड़ सचमुच उगता है।